चर्चा कर रहे हैं अपने टॉपिक कृषि क्रांति पर। यूरोप के इतिहास में हम देखते हैं कि आधुनिक युग के प्रारंभ में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, उद्योगों के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति हो, वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में व्यापारिक क्रांति हो, तथा कृषि के क्षेत्र में इसी प्रकार कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति का अर्थ है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के साधनों, कृषि सुधारों में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्हें हम क्रांति कह सकते हैं। क्रांति का अर्थ होता है बहुत बड़ा परिवर्तन, मेजर चेंज। जब एक निश्चित समयांतर्गत किसी भी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन या हमें कहीं मेजर चेंज हो जाते हैं तो उसे हम क्रांति कहते हैं। इसी तरह यूरोप में जो कृषि क्रांति हुई वह इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, क्योंकि इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में ऐसे व्यापक परिवर्तन हुए जिनसे कृषि का उत्पादन भी बढ़ा और कृषि कार्यों में यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे अनेक सुधार कार्य हुए जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। कृषि के क्षेत्र में हुए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ही हम इसे कृषि क्रांति कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति के कारण क्या थे, किन कारणों से इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। इनमें पहला कारण आता है वाणिज्यवाद का प्रभाव। आपने देखा होगा कि आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ ही यूरोपीय देशों में या हम कहें इंग्लैंड में सरकार द्वारा या शासन द्वारा अपने देश के व्यापार को, उद्योगों के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस कारण विभिन्न सरकारों ने या शासन तंत्र ने अपने देश के व्यापार एवं उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि व्यापार और वाणिज्य पर शासन का नियंत्रण हो गया। व्यापार पर नियंत्रण होने के कारण उस दौर में सभी देश ये चाहते थे कि उनके यहाँ अधिक से अधिक पूंजी का निवेश हो, वो अधिक से अधिक धन का संग्रह कर सकें। इसलिए अधिक से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से भी कृषि में भी ऐसा प्रयोग किया जाने लगा कि ऐसी फसल कृषि के अंतर्गत उगाई जाएं जिनसे नगद धन प्राप्त हो, अर्थात नकदी फसलों का कृषि में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिससे उनका व्यापार हो सके और व्यापार से धन कमाया जा सके। इसलिए वाणिज्यवाद के प्रभाव के कारण और व्यापार द्वारा और अधिक धन कमाने की होड़ ने ऐसी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कृषि में क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कृषि विकास की आवश्यकता। इंग्लैंड में कृषि भूमि अधिक खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इंग्लैंड का अधिकांश भूभाग दलदल, जंगल या बंजर भूमि से युक्त था। लगभग 1/3 भूमि पर ही इंग्लैंड में खेती की जाती थी। इस कारण जब नकदी फसलों की मांग बढ़ने लगी तो इंग्लैंड में इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि कृषि क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए और कृषि क्षेत्र का विकास करके दलदलों को सुखा करके, जंगलों को साफ करके कृषि को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जा सके और कृषि
उपज के व्यापार से धन कमाई जा सके। इसलिए इंग्लैंड में ऐसे अनेक सुधार कार्य किए गए जिससे कृषि भूमि को और अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके। इसके लिए दलदल सुखाए गए, बंजर भूमि में ऐसे रासायनिकों का प्रयोग किया गया जिससे उसमें उपज पैदा की जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कृषि की समस्याएं। जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड में कृषि के लिए न तो भूमि उपयुक्त थी और न ही वहाँ की जो व्यवस्था थी वो कृषि को सुधारने में सक्षम थी, क्योंकि इंग्लैंड में सामंतवाद के कारण भूमि पर सामंतों का अधिकार था। किसानों को सामंतों के खेतों पर बेगार के रूप में मजदूरी करनी पड़ती थी। कृषिदासों से कार्य करवाया जाता था। खेत छोटे छोटे और बिखरे हुए थे और इस कारण पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन नहीं हो पाता था। ये जो समस्याएं थी, इन समस्याओं के कारण भी उपज अच्छी पैदा नहीं हो रही थी। इसलिए लोगों ने इस ओर ध्यान दिया कि किस तरह कृषि का विकास किया जा सके, कृषि की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। साथ ही कृषि औजार भी पारंपरिक थे, इसलिए इनमें भी सुधार की आवश्यकता की गई और इन सब कारणों से इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। अब जो कृषि क्रांति हुई, उस क्रांति की विशेषताएं क्या थी? इस क्रांति की पहली विशेषता थी कि कृषि में क्रांति के कारण खेतों की चकबंदी की गई, जिससे सभी खेत सुरक्षित हो सकें। अब कृषि जो उत्पादन था, कृषि के उनके उद्देश्यों में परिवर्तन किया गया कि कृषि में जो उत्पादन किया जाए वो व्यापारिक फसलों का अधिक किया जाए, जिससे उसे लाभ हो सके। इस तरह कृषि क्रांति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है कृषि में पूंजी का निवेश, क्योंकि संपूर्ण विश्व में इस दौर में खाद्यान्नों की मांग बढ़ रही थी तथा व्यापारिक फसलों की भी मांग बढ़ रही थी। इसलिए कृषि में पूंजी निवेश का अधिक अवसर था और खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के कारण और नकदी फसलों की मांग के कारण अब जो पूंजीपति थे वो कृषि में पूंजी निवेश करने को तैयार थे। इसका परिणाम यह हुआ कि पूंजीपतियों ने कृषि से और अधिक धन कमाने की आशा से कृषि में निवेश किया। इसलिए कृषि के लिए नए नए औजारों का प्रयोग किया गया, कृषि की तकनीकी में सुधार किया गया और जिससे कृषि क्रांति संभव हो पाई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था बाड़ाबंदी को प्रोत्साहन, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड में पहले भूमि पर सामंत वर्ग का प्रभाव था। फिर कई जो चरागाह थे, वो चरागाहों में जो पशु घूमते थे वो खुले घूमते रहते थे। इसलिए खेतों की सुरक्षा के लिए खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे खेतों की सुरक्षा हो सके। और इस तरह जो खेतों की घेराबंदी की गई, जो बाड़ाबंदी की गई, उसको प्रोत्साहन मिला और अधिकांश किसानों ने अपने खेतों की घेराबंदी आरंभ की, बाड़ाबंदी आरंभ की। इससे एक घेरे में आने से आवारा पशुओं से भी खेतों की सुरक्षा हुई तथा कृषि को इससे और अधिक प्रोत्साहन मिला। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कृषक समुदाय का पतन। जैसे मैंने पहले बताया कि इंग्लैंड में कृषि पर अधिकांशतः सामंतों का अधिकार था। उन पर उनके कृषिदास कार्य करते थे, परंतु जब बाड़ाबंदी हुई, चकबंदी हुई और सामंतों ने अपनी भूमि को और सुरक्षित किया, उस पर और तकनीकी ढंग से उन्नत औजारों से खेती करना आरंभ किया, तो इसका परिणाम ये हुआ कई जो कृषिदास थे, निर्धन किसान थे, वो भूमिहीन हो गए, क्योंकि अब कृषि कार्यों में मशीनों के प्रयोग के कारण कृषि मजदूरों की आवश्यकता ही नहीं रही।
इसका परिणाम यह हुआ कि जो कृषि श्रमिक बेरोजगार हो गए वो नगरों की ओर आए और कालांतर में इससे औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि उद्योगों के लिए मजदूर आसानी से मिलने लगे। चौथी विशेषता है कृषि भूमि का केंद्रीकरण। कृषि क्रांति का एक बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि जो कृषि भूमि थी, अब भूस्वामियों ने उसको एक ही जगह केंद्रित करना शुरू कर दिया। चकबंदी करके, खेतों की अदला बदली करके एक निश्चित स्थान पर एक किसान ने अपने खेतों की चकबंदी की और इससे भूमि का केंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण से जो स्टेटें थी, बड़ी भू रियासतें थी, उनका प्रचलन बढ़ा और बड़ी मात्रा में कृषि में पूंजी का निवेश होने लगा। अगली विशेषता है कृषि तकनीकी का विकास। इंग्लैंड में, जैसे मैंने कहा, भूमि खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती थी, इसलिए ऐसा प्रयास किया गया कि ऐसी तकनीकी का प्रयोग किया गया जिससे कम मेहनत से ही अधिक उत्पादन किया जा सके। और इसके लिए जो तकनीकी अपनाई गई उसमें जैसे दलदलों को सुखाया गया, बंजर जमीनों को खेती योग्य बनाया गया, भूमि में कृषि के लिए नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जाने लगा, खाद देने की प्रथा आरंभ हुई, आवर्ती प्रणाली जो कृषि चक्र है उसका प्रयोग किया जाने लगा और इस तरह विभिन्न तकनीकियों के कारण का विकास हुआ। इसके लिए तकनीकी विकास के लिए 1842 में इंग्लैंड में एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की गई। छठी महत्वपूर्ण विशेषता है पशु नस्लों में सुधार। क्योंकि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, इसलिए कृषकों को पशुपालन में जैसे दूध या खाद जो प्राप्त होती है, तो पशुओं की नस्लों में भी सुधार कार्य किया गया। क्योंकि उस समय इंग्लैंड में अधिकांश पशु संक्रामक रोगों से ग्रसित रहते थे, जिस वो रॉबर्ट बेकवेल ने ध्यान दिया और उसने जानवरों के लिए अच्छे चारे की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य में सुधार करने की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ावा मिला। इंग्लैंड में अनेक विद्वान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ हुए हैं जिन्होंने कृषि क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें पहला व्यक्ति का नाम आता है रॉबर्ट वेस्टर्न। रॉबर्ट वेस्टर्न ने भूमि को उर्वरा करने के लिए अनेक साधनों की खोज की और कृषि संबंधी नवीन जानकारी के लिए उसने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री। इस पुस्तक में कृषि समस्याओं पर विचार किया गया तथा किस तरह कृषि में अधिक उत्पादन किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डाला गया। वेस्टर्न ने यह तथ्य स्पष्ट किया कि यदि भूमि पर शलजम या अन्य जड़ों वाली फसलों को बोया जाए तो भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और इससे भूमि को परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्थात शलजम या अन्य जड़ों वाली खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसे परती छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने कृषि क्रांति में योगदान दिया, जेथरो तुल। जेथरो तुल एक किसान थे। उन्होंने कृषि संबंधी अध्ययन किया और बीज बोने के एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिससे एक निश्चित दूरी पर बीज बोए जा सकते थे और इस यंत्र का नाम था ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन से यह सुविधा हुई कि एक निश्चित दूरी पर बीज बोए जा सकते थे, जिससे प्रत्येक पौधे को बढ़ने और फैलने का पर्याप्त स्थान मिल जाता और इससे गुड़ाई, निराई आदि में भी सुविधा रहती थी। ऐसे ही उन्होंने खाद डालने और सिंचाई की व्यवस्था भी की और स्वयं कृषि कार्यों पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था हॉर्स होइंग।
इस तरह जेथरो तुल के कारण भी इंग्लैंड में कृषि में महत्वपूर्ण सुधार हुए। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लॉर्ड टाउनशेंड। लॉर्ड टाउनशेंड जेथरो तुल का ही समकालीन था और टाउनशेंड का कृषि सुधार में महत्वपूर्ण योगदान है कृषि चक्र, फसल चक्र का प्रयोग। टाउनशेंड ने कृषि में फसल चक्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और यह स्पष्ट किया कि यदि क्रम से जैसे गेहूं, जौ, तीन पत्तिया घास, राई घास आदि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतर में यदि इन फसलों को कृषि में बारी बारी से उगाया जाए तो इससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है तथा अच्छी फसल भी उत्पादित होती है। इसी तरह रॉबर्ट बेकवेल ने पशुओं की नस्ल में सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया और जो उस समय पशु संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाते थे उन रोगों से बचने का उपाय बताया। भेड़ों की नस्लों में सुधार किया जिससे भेड़ों से अच्छी ऊन प्राप्त होने लगी और जिससे भेड़ों की ऊन की क्वालिटी में सुधार हुआ और दुधारू पशु पहले की तुलना में ज़्यादा दूध देने लगे। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कोक ऑफ होलखाम। कोक ऑफ होलखाम का योगदान यह है कि इन्होंने रेतीली भूमि पर भी खेती करने का तरीका ढूंढ निकाला। होलखाम का प्रयोग यह था कि उन्होंने बलुई जमीन पर गेहूं का उत्पादन किया। इसके लिए उन्होंने जमीन को उर्वरा बनाने के लिए उसमें हड्डी की खाद का प्रयोग किया जिससे बलुई जमीन में भी अच्छी फसल पैदा हुई। इस तरह कृषि में सुधार के लिए होलखाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जॉर्ज तृतीय ने स्वयं एक आदर्श कृषि फार्म की स्थापना की जिसे विंडसर में उन्होंने एक विंडसर नामक स्थान पर जॉर्ज तृतीय ने एक बड़ा कृषि फार्म बनाया और उस पर एक आदर्श ढंग से खेती की जिससे लोगों को कृषि कार्य करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। आर्थर यंग नामक अंग्रेज कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जाना जाता है। आर्थर यंग ने पूरे इंग्लैंड में घूम घूम कर कृषि की समस्याओं का अध्ययन किया तथा कृषि के लिए एक मासिक पत्रिका एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जिससे इस पत्रिका में इंग्लैंड में कृषि की जो समस्याएं थी उन पर विचार विमर्श किया जाता, उनके समाधान का प्रयास किया जाता और जिससे क्या हुआ कृषि में महत्वपूर्ण सुधार हुए। इन्होंने बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर की भी स्थापना की और ट्रेवेलिन ने तो इन्हें कृषि का देवदूत भी कहा है। इस तरह इन सब के महत्वपूर्ण कार्यों से इंग्लैंड में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। अब इंग्लैंड में जो कृषि में क्रांति हुई उसके परिणाम क्या हुए? उसका पहला परिणाम यह हुआ कि कृषि में सुधार होने से कृषि आय में वृद्धि हुई, लोगों की रुचि कृषि की ओर बढ़ी और लोगों ने व्यापारिक फसलें उगा करके कृषि उपज से व्यापार करके उसे आय प्राप्त की। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कृषि के महत्व में वृद्धि। अब तक कृषि कार्य को ज़्यादा अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, परंतु जब कृषि में क्रांति हुई और कृषि में पूंजी का निवेश होने लगा तो इससे कृषि को भी महत्व प्राप्त हुआ और लोग कृषि में पूंजी निवेश करने लगे जिससे कृषि की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और इसको लोग बड़े पैमाने पे इस ओर आकृष्ट हुए। खान पान में परिवर्तन। कृषि क्रांति से पूर्व इंग्लैंड में निर्धन लोगों का भोजन सामान्यतः जौ या जई होता था। गेहूं केवल अमीर लोगों को मिल पाता था, परंतु जब कृषि क्रांति के कारण सुधार हुए, अच्छी फसल उगाई जाने लगी तो इससे सामान्य लोगों को भी गेहूं की प्राप्ति हुई और उनके भोजन में गेहूं आदि अच्छे भोजन का प्रयोग होने लगा।
इस तरह कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के जनजीवन में भी सुधार हुआ।